और अगर सर्कल है ना हमारा इन सर्कल है, जैसे ये जो केस में है ना सर्कल क्या हेक्सागन के अंदर है, तो इस केस में जो सर्कल का सेंटर होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर, या सर्कल का जो रेडियस होगा, सेंटर नहीं, जो सर्कल का रेडियस होगा वो क्या होगा, हेक्सागन के सेंटर से हेक्सागन के बीच का जो साइड लेंथ है ना, हेक्सागन का जो साइड है इसके बीच का डिस्टेंस, ये OM, ये क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर। तो यही बताना था इसमें। ठीक है, आई होप आ रहा होगा समझ में, अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देख लो। अब आ जाओ बच्चों डी पॉइंट पे। इसमें क्या बोला, ऑल द ट्रायंगल्स आर आइसोसेलस। जितने भी ट्रायंगल्स है ना, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मान लो कि ये रेगुलर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, तो इसमें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। अगर तुम सर्कल ये पॉलीगन के सेंटर से वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, एन ट्रायंगल्स बनेंगे। वो जितने भी एन ट्रायंगल्स होंगे ना वो आइसोसेलस होंगे। क्यों, बिकॉज सेंटर से, पॉलीगन के सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो सारे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आइसोसेलस। जैसे ये देख लो, एक हमने एन साइडेड पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन बनाया, फिर हमने सेंटर से सारे वर्टेक्स को ज्वाइन किया, तो OA1 और OA2 ये तो इक्वल होगा। तो ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है OA1 A2, ये क्या हो गया, आइसोसेलस हो गया। ठीक है, फिर OA3 A4 ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये भी आइसोसेलस हो गया। क्यों आइसोसेलस हो गया, बिकॉज पॉलीगन के सेंटर से जो वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है ना वो इक्वल होता है। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब ये जो हमारा यहां से यहां तक एंगल है, ये देखो ये क्या होगा, ये 2π/n होगा, बिकॉज एन ट्रायंगल्स बनेंगे। एन ट्रायंगल्स का ये जो ऊपर का जो वर्टिकल एंगल होगा, ये वर्टिकल एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो टोटल कितने वर्टिकल एंगल बन रहे हैं, टोटल n वर्टिकल एंगल्स बन रहे हैं। तो उन सारे एंगल्स को ऐड करोगे तो किसके इक्वल होगा, 2π के। तो एक एंगल किसके इक्वल होगा, एक एंगल होगा 2π/n, तो ये एंगल क्या हो गया, 2π/n। फिर यहां से इसका हाफ किया हमने, तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। ये ट्रायंगल देख रहे हो, ये ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 2π/n का हाफ। तो 2π/n का हाफ क्या होगा, π/n। तो ये क्या हो गया हमारा, π/n। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, यहां क्या बोल रहा है, बेस ऑफ द ट्रायंगल्स कैन बी इक्वल टू द साइड और मे नॉट बी इक्वल। जो बेस होगा ना ट्रायंगल का, जैसे ये देखो यहां पे ये ट्रायंगल का बेस है A2 A3, अगर इसको मैंने इक्वल कर दिया, बेस जो ट्रायंगल का जो बेस बन रहा है, या तुम ऐसे बोलो कि जो पॉलीगन का जो साइड है, अगर मैंने उसको सेंटर से जो वर्टेक्स का डिस्टेंस है इसके इक्वल कर दिया, तो फिर ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि पॉलीगन के साइड का लेंथ और वर्टेक्स से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, तो फिर ये आइसोसेलस ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलस ट्रायंगल तो होगा ही होगा, बट ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कब होगा, जब हमारा वर्टेक्स से सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस और पॉलीगन का जो साइड है वो दोनों इक्वल हो जाए, तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है। एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल्स आर इक्वल। जितने भी ट्रायंगल्स यहाँ बन रहे हैं ना, यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, एन ट्रायंगल्स बनेंगे। उन सारे एन ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। सारे ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एरिया इक्वल होगा, यही बात बोला जा रहा है। नाउ एरिया ऑफ OA1 A2, अगर मान लो हमने निकाला OA1 A2, इसका अगर हमने एरिया निकाला तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू A1 A2 इंटू हाइट क्या हमारा OM। OM क्या होगा हमारा, A/2 cot π/n, और हमने साइड लेंथ को क्या बोला है, स्मॉल a। तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू A1 A2 इंटू OM। तो हाफ इंटू A1 A2 का वैल्यू हमने a डाल दिया, OM का वैल्यू क्या डाल दिया, A/2 cot π/n। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, A²/4 इंटू cot π/n। ये तो एक ट्रायंगल का एरिया मिला ना, बट यहां पे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, OA1 A2 टाइप के एन ट्रायंगल्स बनेंगे। तो पूरे पॉलीगन का एरिया क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो तो पॉलीगन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पॉलीगन क्या होगा, एन इंटू एरिया ऑफ OA1 A2। एन इंटू OA1 A2 का एरिया क्या है, A²/4 इंटू कॉट π/n। तो ये पॉलीगन का एरिया आ गया। अब जैसे ये फॉर्मूला है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम अगर जैसे जैसे हमने वर्टेक्स से वर्टेक्स का डिस्टेंस, सेंटर से साइड का डिस्टेंस, ये सब अगर हमने जैसे कैलकुलेट किया है, कैसे ट्रायंगल बनाया था, उसमें साइन कॉस कैसे लिया था, अगर वो तुम्हें याद है, तो अगर तुम्हें प्रोसेस याद है, तो फिर ये रटने की जरूरत नहीं है। कितने फॉर्मूलाज रटोगे, इसे रटोगे कि इवन तुम्हें वर्टेक्स से अगर तुम याद करना चाहो तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हो।
अगर तुम याद करना चाहो तो वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस या वर्टेक्स से साइड का डिस्टेंस ये याद कर सकते हो, बट इसकी भी जरूरत नहीं है, वो देन एंड देयर आप निकाल लोगे। कुछ तो करना नहीं है, ट्रायंगल बनाना है, साइन कॉस अप्लाई करना है, एंगल पे खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ ई पॉइंट पर। ई पॉइंट में क्या है कि फिर हमने क्या किया, एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन लिया। ठीक है, उसमें हमने क्या बोल दिया कि अब हमें पता क्या है कि अगर हमारा रेगुलर पॉलीगन है तो सारे इंटीरियर एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इंटीरियर एंगल को हमने थीटा बोल दिया, ये सब क्या है, थीटा के इक्वल है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसको हमने बीटा बोल दिया। तो ये बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। क्यों 2 पाई माइनस थीटा, बिकॉज ये हमारा क्या बन रहा है, कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो बीटा इक्वल हो गया 2 पाई माइनस थीटा। ये भी एंगल बीटा होगा बिकॉज ये एंगल थीटा है, सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे ना। तो बीटा को हमने क्या बोला, एक्सटर्नल एंगल क्रॉसपॉन्डिंग टू द एंगल थीटा। बीटा जो हमारा एक्सटर्नल एंगल है क्रॉसपॉन्डिंग टू द एंगल थीटा। फिर हमें पता है कि बीटा प्लस थीटा 2 पाई के इक्वल होगा, कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा। बीटा है क्या, एक्सटर्नल एंगल है, किसके क्रॉसपॉन्डिंग, इंटरनल एंगल थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग। अब यहां पे फिर हमें क्या पता है, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, जितने भी इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, उनका सम क्या होगा, n इंटू 2 पाई माइनस थीटा। क्यों, बिकॉज सॉरी इंटरनल नहीं, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स, जितने भी एक्सटर्नल एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा, n इंटू 2 पाई माइनस थीटा। एक एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू हमें क्या मिला, 2 पाई माइनस थीटा। और कितने एक्सटर्नल एंगल्स बनेंगे, जितने वर्टिसेस हैं, या बोलो कि जितने इंटरनल एंगल्स बनेंगे, तो कितने इंटरनल एंगल्स बनेंगे, n इंटरनल एंगल्स बनेंगे। तो यहाँ पे n एक्सटर्नल एंगल्स बनेंगे। तो एक एक्सटर्नल एंगल का किसके इक्वल है, 2 पाई माइनस थीटा के। तो अगर हमें सारे, एक एक्सटर्नल एंगल 2 पाई माइनस थीटा के इक्वल है, तो अगर हमें सारे एक्सटर्नल एंगल का सम चाहिए तो हम क्या करें, एक एक्सटर्नल एंगल को n से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने n इंटू 2 पाई माइनस थीटा कर दिया। तो यहां से क्या हो गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 2n पाई माइनस एन थीटा। 2n पाई माइनस ये जो n थीटा क्या है, ये n थीटा है सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। कितने इंटरनल एंगल्स बन रहे हैं, n। एक इंटरनल एंगल का वैल्यू क्या, थीटा। तो सारे इंटरनल एंगल का सम क्या होगा, n इंटू थीटा। तो यहाँ पे हमने माइनस थीटा इंटू n कर दिया। इसको हमने क्या बोला, थीटा n को क्या बोला, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। ठीक है, फिर अभी हम पीछे क्या प्रूफ करके आए कि सारे इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, सारे इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो n माइनस 2 इंटू पाई होता है। मैंने बताया था ना कि अगर किसी भी पॉलीगन में मान लो कि 4 साइड्स हैं या 6 साइड्स हैं, तो अगर पॉलीगन में 6 साइड्स हैं तो टोटल कितने नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल बनेंगे, 6 माइनस 2, n माइनस 2, n साइड है तो n माइनस 2 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स बनेंगे। तो अगर हमें सारे इंटरनल एंगल्स का सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कर देंगे। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, थीटा इंटू एन को क्या लिख दिया, n माइनस 2 इंटू पाई लिख दिया। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 2n पाई माइनस पाई n प्लस 2 पाई। तो 2n पाई माइनस n पाई किसके इक्वल हो गया, n पाई के इक्वल हो गया, प्लस 2 पाई। फिर यहां से हमने n कॉमन ले लिया, तो n कॉमन लिया तो हमें क्या मिल गया, n प्लस 2 इंटू पाई। तो यहां से हमें एक सिमिलर टाइप का रिजल्ट मिल गया। सारे इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है, n माइनस 2 इंटू पाई, और सारे एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होता है, n प्लस 2 इंटू पाई। याद रखने लायक चीज है, इसे याद रखना कि किसी भी पॉलीगन अगर हमने ले लिया, मान लो कि हमने एक ऐसे पॉलीगन लिया, हेक्सागन लिया, एक ऐसे हमने हेक्सागन ले लिया, ठीक है, एक हेक्सागन ले लिया, ए बी सी डी ई एफ, एक हेक्सागन ले लिया, रेगुलर हेक्सागन लिया। तो इसमें कितने इंटरनल एंगल्स होंगे, 6 इंटरनल एंगल्स होंगे। साइड कितना होता है हेक्सागन का, 6। तो मैं बोलूं कि इसमें कितने नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल बनेंगे, तो 4 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल बनेंगे। देख लो, 1 2 3 4, 4 नॉन ओवरलैपिंग, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ साइड 6 माइनस 2 कर दो, इतने नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल बनेंगे। और एक ट्रायंगल का जो टोटल एंगल है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री। तो इसको अगर मैंने 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। ये सारे इंटरनल एंगल्स का सम आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, इन सब का सम आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे एक्सटर्नल एंगल चाहिए तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ साइड्स कितने 6, -2 की जगह +2 कर दो, इंटू 180 डिग्री कर दो, या 180 डिग्री कर दो या पाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स। जैसे देखो ये हमारा एंगल बन रहा है ना, ये ई, तो ई के क्रॉसपॉन्डिंग ये एक्सटर्नल एंगल है, ये हमारा एंगल एफ जो बन रहा है ना, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये एक्सटर्नल एंगल है, तो इन सारे एक्सटर्नल एंगल का सम आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल इज n-2 इंटू पाई एंड सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल इज n+2 इंटू पाई। तो यही यहां पे लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, ये क्या होगा, इंटरनल नहीं, दिस इज ऑल एक्स एक्सटर्नल एंगल्स, इसका वैल्यू क्या होगा n+2 इंटू पाई, एंड सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ये किसके इक्वल होगा, n-2 इंटू पाई। यहां पे क्लियर है। अब अगर मैंने बोला कि सारे इंटरनल एंगल्स का जो सम है वो n-2 इंटू पाई है, तो एक इंटरनल एंगल का वैल्यू क्या होगा, और सारे इंटरनल एंगल्स तो इक्वल है, n कितने इंटरनल एंगल्स हैं, n इंटरनल एंगल्स हैं, और उन सारे n इंटरनल एंगल्स का सम क्या है, n-2 इंटू पाई। तो एक इंटरनल एंगल का सम क्या होगा, या एक इंटरनल एंगल का सम नहीं, वैल्यू क्या होगा, तो n-2 इंटू पाई बाई एन, ये एक इंटरनल एंगल का वैल्यू आ जाएगा। n से डिवाइड कर दो, सारे इंटरनल एंगल्स इक्वल है ना, टोटल कितने इंटरनल एंगल्स हैं, n इंटरनल एंगल्स हैं, तो एक इंटरनल एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, n-2 इंटू पाई बाई एन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स व्हेन ईच साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन आर एक्सटेंडेड। अब इसको भी देखो, यहाँ पे हमारे पास एक फिर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन ले लिया हमने क्या किया कि इस रेगुलर पॉलीगन के हर एक साइड को एक्सटेंड कर दिया। देखो यहां से इसको एक्सटेंड किया, फिर इसको ऐसे एक्सटेंड किया, फिर इसको ऐसे एक्सटेंड किया, ऐसे करके एक्सटेंड करते चले गए। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो एंगल है ना, इसका सम, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, ये 6-7 क्लास में पढ़ाते हैं कि अगर तुम किसी भी पॉलीगन को क्या करो, साइड को एक्सटेंड कर दो, मतलब साइड को एक्सटेंड करने के बाद वो जो साइड और ये जो साइड एक्सटेंडेड साइड है और ये जो पॉलीगन के साइड है, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। ये 6-7 में आई थिंक पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल व्हेन ईच साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन आर एक्सटेंडेड, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पाई माइनस थीटा बनेगा। ये क्या हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है, ये थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा, यहाँ भी पाई माइनस थीटा होगा, ये पाई माइनस थीटा होगा, तो ये पाई माइनस थीटा कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, बिकॉज n साइड्स हैं, तो पाई माइनस थीटा n टाइम्स, तो n टाइम्स पाई माइनस थीटा को ऐड करना है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, n इंटू पाई माइनस थीटा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, n पाई माइनस एन थीटा, तो n पाई माइनस n, और ये थीटा क्या है, एक इंटरनल एंगल है, एक इंटरनल एंगल का वैल्यू क्या है, n-2 इंटू पाई बाई एन, तो यहाँ पे हमने डाल दिया n-2 इंटू पाई बाई एन, तो ये n और ये n कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, n पाई माइनस n-2 इंटू पाई। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, n पाई, यहाँ से n पाई, ये प्लस 2 पाई, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 पाई के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी पॉलीगन, चाहे वो कोई भी साइड का हो, जैसे मान लो कि हेक्सागन ले लेते हैं, हेक्सागन बेस्ट एग्जांपल है, या पेंटागन ही ले लो, हेक्सागन ले लो, कुछ भी ले लो, एक हमने हेक्सागन ले लिया, सॉरी ये थोड़ा रेगुलर हेक्सागन ले लिया, ए बी सी डी ई एफ, एक हमने रेगुलर हेक्सागन ले लिया। अब हमने क्या किया कि ऐसे करके ना साइड को एक्सटेंड करते चले गए, इधर 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 इधर, ऐसे साइड को एक्सटेंड कर दिया। अब हमें पता है कि हेक्सागन का ये एंगल क्या होता है, 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा, 60 डिग्री। यहाँ ये भी 120 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स आएगा ना, तो 6 इंटू 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि अब पॉइंट नंबर एफ में आ जाओ। पॉइंट नंबर एफ में क्या बोल रहा है कि फ्रॉम सिमेट्री से सेंटर ऑफ द पॉलीगन एंड सर्कल कॉन्साइड, सेंटर ऑफ द पॉलीगन एंड सर्कल कॉन्साइड, सेंटर ऑफ द पॉलीगन एंड सेंटर ऑफ द सर्कल, यहां पे एंड, यहां पे लिख लो सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द
सर्कल कौन साइड, जो हमारा पॉलीगन है ना, अगर ये देखो, ये इस केस में क्या हमारा जो सर्कल है वो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, तो इस केस में क्या होगा, पॉलीगन का सेंटर और सर्कल का सेंटर सर्कमस्क्राइब करेगा। विथ रेस्पेक्ट टू पॉलीगन, अगर हम पॉलीगन के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कल क्या कर रहा है, पॉलीगन को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, सर्कल के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो यहां पे क्या होगा, पॉलीगन इज इंस्क्राइबिंग, पॉलीगन जो है ना हमारा, अगर सर्कल के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो पॉलीगन इंस्क्राइब्ड हो रहा है। मतलब जब भी हम जैसे सर्कल के रेस्पेक्ट में, पॉलीगन के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो पॉलीगन के रेस्पेक्ट में सर्कल क्या हो रहा है, पॉलीगन से बाहर है, तो उसका मतलब कि सर्कल क्या हो रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अगर हम पॉलीगन के रेस्पेक्ट में बोले और सर्कल के रेस्पेक्ट में बोले तो पॉलीगन अंदर है, तो पॉलीगन क्या हो रहा है, इंस्क्राइब हो रहा है सर्कल के अंदर। ठीक है, ये आगे बात समझ में। आर क्या हमारा, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस, जैसे ये आर बोले, ये हमारा आर हो गया। इस केस में हमारा ये आर क्या है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अब बच्चों यहां पे क्या है कि इसको देखो, रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग जो सर्कल है हमारे पास, जैसे ये देखो, रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग ये सर्कल आर है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है a/2 इंटू कॉसेक पाई बाई एन, a/2 इंटू कॉसेक पाई बाई एन, ये तो बताया जा चुका है। एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जी पॉइंट में क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल विच पासेस, सर्कमस्क्राइबिंग जो सर्कल होता है क्या होता है, विच पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन। जैसे यहां पे क्या है, जो ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल होता है वो जो हमारा पॉलीगन है उसके वर्टेक्स से पास करेगा, और जो इंस्क्राइब सर्कल होगा, जो सर्कल पॉलीगन के अंदर होगा, वो कहां से पास करेगा, वो पॉलीगन के मिड पॉइंट से पास करेगा, पॉलीगन के साइड के मिड पॉइंट से पास करेगा। ये जो सर्कल है ना, ये पॉलीगन के अंदर है, तो इसे अगर हम पॉलीगन के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो सर्कल क्या है, इंस्क्राइब्ड है, और सर्कल के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो पॉलीगन क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो अगर कोई भी सर्कल किसी पॉलीगन को, या ऐसे बोले कि अगर एक पॉलीगन एक सर्कल को इंस्क्राइब्ड करता है, तो इस केस में क्या होगा कि जो सर्कल होगा पॉलीगन के साइड के मिड पॉइंट को टच करेगा, यही बोला जा रहा है। इंस्क्राइबिंग सर्कल क्या होगा, विच टचेस द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन। रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन पॉलीगन, वो आर के इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, ओ एम। ओ एम क्या होता है, सेंटर से जो पॉलीगन है उसके साइड का डिस्टेंस, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, a/2 इंटू कॉट पाई बाई एन, ये किसके इक्वल होगा, a/2 इंटू कॉट पाई बाई एन के इक्वल होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। ठीक है, आ रही है बात समझ में, यहां तक तो क्लियर है। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है तुम्हें कि इफ एन इंस्क्राइब्ड सर्कल इज कट फ्रॉम ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द पॉलीगन। एक क्या बोला जा रहा है कि जैसे हमारे पास एक सर्कल है, वो एक पॉलीगन को, या ऐसे बोलो कि एक पॉलीगन है वो एक सर्कल को इंस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, पॉलीगन क्या कर रहा है, सर्कल को इंस्क्राइब कर रहा है, और हमने क्या किया कि इस सर्कल को कट करके बाहर निकाल दिया। तो ये जो एरिया बच रहा है ना पॉलीगन का, इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालोगे, कोई नहीं है, पॉलीगन का एरिया निकाल लो, उसमें से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारा जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी बी सी, ये सब इक्वल है, ए बी बी सी सी डी, ये रेगुलर पॉलीगन है, किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। ए का वैल्यू क्या है, साइड लेंथ क्या है, पॉलीगन का साइड लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एन क्या हमारा 6 है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हेक्सागन दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेगुलर हेक्सागन। यहाँ पे देखो रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, तो एन का वैल्यू हम क्या लेंगे, 6 के इक्वल लेंगे। ठीक है, तो एन हो गया हमारा 6। ओ ए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स, वो किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा, सॉरी
डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स, ये रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल नहीं होगा। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ साइड फ्रॉम द सेंटर। ओ एम क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा अगर सर्कल हेक्सागन को सर्कमस्क्राइब्ड करता। ठीक है, मतलब सर्कल क्या होता, हेक्सागन के वर्टेक्स से पास होता, तो इस केस में क्या होता, ओ ए रेडियस हो जाता। बट यहां पे रेडियस क्या है, ओ एम। तो यहां पे हमने क्या बोला, ओ ए क्या हो गया, ओ ए इज इक्वल टू आर। ओ ए नहीं है यार, ये ओ एम है। दिस इज ओ एम नॉट ओ ए। ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये किसके इक्वल होगा, ए बाई टू कॉट पाई बाई एन। ए का वैल्यू क्या दे रखा है, 10। ये हमें पता है ना कि सेंटर से जो साइड का डिस्टेंस होता है ये ए बाई टू, ये क्या होता है, ओ एम क्या होगा, लिख दे रहा हूं यहां पे, ओ एम क्या होगा, ए बाई टू कॉट पाई बाई एन। एन क्या हमारा 6, और ओ ए क्या होगा, ये होगा ए बाई टू कॉसेक पाई बाई 6। ठीक है ना, ये ऑलरेडी पता है। तो यहां पे हमारा दिस इज ऑल्सो ओ एम। तो यहां पे आर क्या हो गया हमारे पास, ए बाई टू हमने किया तो ए का वैल्यू क्या दे रखा है 10, तो 10 बाई टू कॉट, एन का वैल्यू क्या है 6, क्यों, बिकॉज रेगुलर हेक्सागन है। तो क्या हो जाएगा 5 कॉट पाई बाई 6, कॉट पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 का वैल्यू √3। तो जो हमें क्या मिला, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या मिला 5√3। एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, जो ये हमारा सर्कल इंस्क्राइब्ड है इसका एरिया क्या हमारा पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर हमें मिल गया है तो ये एरिया हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन का एरिया क्या होगा ये अभी बताया है, अभी हमने निकाला है ना, क्या निकाला था, एन ए स्क्वायर अपॉन 4 यहां पे निकाला था। यहां तो हमने अभी एरिया निकाला था, देख लो, ये निकाला था ना पॉलीगन का, एन ए स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई एन। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, अगर मान लो कि तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो देन एंड देयर वहां पे तुम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो इसका जगह हमने क्या डाल दिया, एन का वैल्यू 6 डाल दिया, ए का वैल्यू 10 डाल दिया, 4 है कॉट पाई बाई एन, एन की जगह 6 डाला, इसको कैलकुलेट किया तो क्या मिल गया 150√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सर्कल का एरिया क्या मिल गया, हमें मिल गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, वो पॉलीगन के एरिया में से सर्कल के एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। पॉलीगन के एरिया में क्या मिला है 150√3 सेंटीमीटर।